मतलब रिकॉर्डिंग लगाना आपको? यस सर, लगा दी। ठीक है। हम्म। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब पीडीएफ नहीं दिख रहा है। पीडीएफ नहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर। अब दिख रहा है। एक मिनट, ठीक है। आवाज जा रहा है? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भंडारी समिति, इसका गठन किस लिए किया गया था, मतलब क्यों फॉर्म किया गया था? तो आरआरबी का जो रिकंस्ट्रक्शन करना था, ठीक है, पुनर्गठन करना था, इसके लिए हम लोग भंडारी कमेटी का गठन किया था। ठीक है, इसके अलावा और कमेटी का भी नाम याद रखिए, इसी प्रकार का एक कमेटी है बसु कमेटी। सारा वैसे कमेटी ध्यान रखा जाएगा, इससे रिलेटेड ही एक कमेटी और है, बसु कमेटी या बसु समिति। ठीक है, और देखिए पहले आरआरबी के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो आरआरबी जो है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को इसका गठन किया गया था। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इसका ये याद रखिए कि किस प्रकार से रहता है। जैसे इसमें 3 स्टेक होल्डर होते हैं, एक सेंटर हो गया, एक आपका स्टेट हो गया, और एक आपका स्पॉन्सर बैंक हो गया। ठीक है, सेंटर, स्टेट और जो आपका बैंक है स्पॉन्सर बैंक, वो रहता है। सेंटर का कंट्रीब्यूशन 50% का होता है, जो स्टेट है उसका कंट्रीब्यूशन 15% का होता है, और जो स्पॉन्सर बैंक है उसका कंट्रीब्यूशन 35% का होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा और कमेटी के बारे में देख लीजिए जो पीछे पूछा गया। एक कमेटी पूछा गया था कि आर एन मल्होत्रा जो है, आर एन मल्होत्रा जो कमेटी है वो किस चीज से रिलेटेड है? तो आर एन मल्होत्रा जो कमेटी है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इंश्योरेंस करिए यहाँ पे, इंश्योरेंस से रिलेटेड कमेटी है। और ये ना अपना सिफारिश में ही है, जो इन्होंने अपना जब रिपोर्ट दिया था तो उन्हें बोला था आईआरडीए की स्थापना करने के लिए। ठीक है, जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, आईआरडीए की स्थापना की सिफारिश किया था इसने। ठीक है, उस कमेटी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आगे बहुत सारा कमेटी है, एक आप याद रखिए पारिक कमेटी बना था। ठीक है, पारिक कमेटी, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन में था, डायरेक्ट एग्जैक्टली तो इस पे नहीं था। पारिक कमेटी जो था वो फाइनेंस रीस्ट्रक्चर से रिलेटेड था। ठीक है, पारिक कमेटी फाइनेंस से रिलेटेड ये पूछा गया। इसके अलावा सी रंगराजन कमेटी सब पूछा गया, उसको हम लोग अगले किसी क्वेश्चन में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आरआरबी के बारे में, कब बना, पशु समिति भी सेम काम के लिए है, और भंडारी कमेटी भी सेम काम के लिए। भंडारी कमेटी ऑलरेडी 67 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के आर्थिक नियोजन से हम लोग लिया? देखिए पंचवर्षीय या 5 ईयर जो प्लान है वो हम लोग सोवियत मॉडल पे लिए हुए हैं। ठीक है, सोवियत मॉडल पे लिए हैं। और जो यहाँ पर मतलब कि रसिया के अंदर जो है 1928 के अंदर जोसेफ स्टालिन होते हैं वहाँ पे हेड। ठीक है, तो स्टालिन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक, 1928 में। अब हमारे यहाँ पे तो चल ही रहा है, कितना टोटल 5 ईयर प्लान हमारे पे हुआ, तो टोटल अगर बात करिए तो 12 5 ईयर प्लान हो गया। ठीक, इसमें एक 5 ईयर प्लान था जो 5th वाला था, वो 4 साल ही चला था। ठीक है, भले 5 ईयर प्लान बोला गया, बट वो चला है कितना? 4 साल। 4 वर्ष, 1974 से 78 तक। ठीक, उसके बाद आगे देखिए हेलो हम लोग दूसरा। सर,
हेलो। बोलिए बोलिए। बोले हाँ हैं कि हाँ। भूटान में अभी भी 5 ईयर प्लान चल रहा है। तो भूटान में अभी भी 5 ईयर प्लान रनिंग है। जैसे भूटान में FYP मतलब 5 ईयर प्लान रनिंग स्टेज में, यही ना? जी सर। टिक लगा हुआ मतलब वो मतलब है, उसके आगे वही सब बात लिखना है कि FYP रनिंग है, इसलिए वहां पर टिक लगा रहता है। क्रॉस मतलब कि नहीं है, डबल क्रॉस मतलब वो खत्म हो चुका है। ये सारे जो हम आपको PDF देते हैं इसी टाइप का टिक मार्क लगा रहता होगा बहुत सारे चीज में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी एजेंसी है जो विशेष रूप से कृषि मजदूर यानी CPI एग्रीकल्चर लेबरर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करने के लिए उत्तरदायी होती है? ठीक है, तो ये काम करता है लेबर ब्यूरो। ठीक है, कौन काम करता है? लेबर ब्यूरो। ठीक, इसके अलावा आप देखिए बहुत सारा चीज आता है, बहुत सारा डाटा आता है, अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन BPSC पूछ चुका है यहाँ से। एक होता है CPI IW। देखिए CPI लिखना जरूरी, ऊपर में CPI लिख दे रहा है मतलब आप समझ जाएगा कि CPI से रिलेट ही कर रहा है, थोड़ा टाइम जगह भी कम है। IW कहने का मतलब हुआ कि इंडस्ट्रियल लेबर या इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, ये लिख देता हूँ I फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा AL होता है, AL मतलब एग्रीकल्चर लेबरर। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबरर। इसके अलावा देखिए एक होता है RL। RL मतलब आर्ट्स हो गया, रूरल, और लेबरल हो गया। ठीक है, फिर लेबरल। इसके अलावा एक होता है CPIC जो होता है कंबाइंड। ठीक, और ये तीन जो है ना, ये तीन जो है ये निकालता है डाटा श्रम ब्यूरो। ठीक, देखिए आपका IW हो गया, और AL तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है पूछा हुआ ये वाला। देखिए एल है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ, AL लिखे हैं यहाँ। ठीक है, तो दो चीज हो आपका, एक हो गया आपका रूरल, ठीक है, और एक हो गया पेड। ये सब जो है पहले तीन IW AL और RL ये श्रम ब्यूरो के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और श्रम ब्यूरो जो श्रम मंत्रालय है, उसके अधीन कार्य करता है। ठीक है, और कंबाइंड जो है, कंबाइंड में जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट सेट होता है जो RBI करता है, कितना 4 ± 2, ये इसी के बेसिस पे होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन जो टारगेट है यानी जो मुद्रास्फीति का जो लक्ष्य रखा जाता है वो इसी के बेसिस पे तय किया जाता है, टारगेट का आधार है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन टारगेट कौन से करता है? तो RBI करता है। ठीक, ये सब विजुअल है, दिख रहा है एक एक चीज, मतलब राइटिंग वगैरह पढ़ने में तो ऐसा दिक्कत नहीं है। दिख रहा है सर। उसके बाद अगला देखिए, आपसे पूछा गया कि हिंदू विकास दर जो है, हिंदू विकास दर किसके लिए यूज किया जाता है? तो उस समय पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा ये टर्म दिया गया था। ठीक है, तो आर्थिक विकास दर को दर्शाता है, और हो क्या रहा था, ये जो ग्रोथ रेट था ना लगभग 3 से 4% के बीच में ही रह रहा था, 3 से 4% के बीच में रह रहा था, इसलिए ये टर्म क्वाइन किया गया था प्रोफेसर राजकृष्णन राजकृष्णन के द्वारा। ठीक है, पूरा नाम तो ध्यान नहीं है, राजकृष्णन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नौ है तो 9 भी लगा दीजिए। और क्या हम लोग जान सकते हैं इसमें, और ये जो टाइम पीरियड है हिंदू विकास दर का, ये टाइम पीरियड लगभग 1950 से लेके 1980 के टाइम तक ऐसा ही चला। ठीक है, 1950 से लेके 80 के दशक तक। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको हम लोग बोलते हैं FRBM नहीं, ये हो गया आपका फेमा। ठीक है, फेमा हो गया। ठीक है, अब ये पूछा है कि इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। पहला देखिए, ये प्रत्यक्ष कराधान अधिनियम 1990 का स्थान लेता है। पहला बात कि आप इसका तो स्थान नहीं लेता है, बल्कि ये किसको रिप्लेस करके आता है? तो जो फेरा था ना, फेरा मतलब F मतलब यहाँ पे फॉरेन, जो बाहर से जो पैसे आते हैं, विदेश से जो पैसे आते हैं, उसके संबंध में ये बात है। ठीक है, तो फेरा हो गया, तो फेरा
जो आपका 99 वाला है ना, उसको ही रिप्लेस किया था। ठीक है, इसको रिप्लेस एक बार चेक करिए तो फेरा कब का है। सर 1973 है तेरा था। तो ये जो होगा ये फेरा 1973 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, और ये 1 जून 2000 से ही लागू होगा। ये थोड़ा दिक्कत लग रहा है, इसको हम चेक करके बता देंगे। ठीक है, ये फेरा को रिप्लेस क्यों करेगा और इतना बाद में क्यों लागू होगा, तो ये हम आपको मतलब डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम चेक करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए तो जरा। यस सर। इसका उद्देश्य क्या है? बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत के विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना। यही इसका पर्पस था फेमा का, कि बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधाजनक बनाना। और आपको याद होगा एक केस CAA जिस समय लागू हुआ था, उस समय सारे अकाउंट वगैरह चेक कर रहे थे कि पैसा बाहर से कहाँ कहाँ किस अकाउंट में कितने हैं। ठीक है, जो फंडिंग होता है कोई भी मूवमेंट के दौरान, सर इन सब चीजों का स्पेशल ध्यान रखा है। ठीक है, यस सर। उसके बाद आगे चलिए। ये भी ठीक है आपका, मतलब ये बात ठीक है, यही पर्पस है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, तो बिल्कुल ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है। और भारत के बाहर सभी शाखाएं जो कार्यालय एजेंसी है उन सबको कवर करती है, तो बिल्कुल यही काम है इसका। यह अधिनियम इस अधिनियम के तहत शासित व्यक्तियों द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी उल्लंघन पर भी लागू होता है। तो इंडिया में हो या आप इंडिया के बाहर हो, हर जगह ये चीज क्या है, वैलिड है। ठीक है, हर जगह ये चीज क्या है, वैलिड है आपका। तो इससे आंसर तो मिल गया, बट हम आपका पहला स्टेटमेंट थोड़ा क्लियरिफाई करके बता देंगे। उसके बाद आप देखिए थोड़ा, भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना। योजना कहने का मतलब प्लान। पहले होता क्या था कि जो हमारे यहाँ पे क्या था, पहले 5 ईयर प्लान था, यानी जो योजना है उसके द्वारा निर्माण किया गया था स्कीम, उसके तहत कोई भी जो स्कीम बनाया गया तो उसके हिसाब पे या उसके कल्याण के उसके विकास के लिए खर्च करना है, ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था थी, योजना और गैर योजना करके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ 2017-18 में इसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसको कब बंद किया गया, तो 2017-18 में बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गन्ना। गन्ना का उचित और लाभकारी मूल्य, इसको बोलते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस। ठीक है, इसका अनुमोदन किसके द्वारा, एक सेकंड, आपसे पूछा है कि इसको अनुमोदित कौन करता है। तो देखिए, इसका जो अनुमोदित करने का काम है वो तो काम होगा CCEA का। ठीक है, CCEA का, बट इसके लिए जो रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, जो रिकमेंडेशन देगा वो CSCP देगा। ठीक है, कौन सा देगा, CSCP देगा, यानी कैबिनेट। और ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, CCEA इसका अनुमति देगा। ठीक है, और ये पूछेगा इसको लीड कौन करते हैं, इसको हेड कौन करता है, तो इसको हेड करने का काम PM करता है। ठीक है, और रिकमेंडेशन देने का काम CSCP करता है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि कौन अनुमोदित करता है, तो पहले देखिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट देखिए, और तो ऐसा उसमें वहां पे जानने जैसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए गिफन गुड्स के बारे में। देखिए गिफन गुड्स जो होता है वो पहला बात की जो सप्लाई होता है ना, लॉ ऑफ सप्लाई, उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई को क्या करता है, ये फॉलो नहीं करता है। एक मिनट, लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं मानता। तो होता क्या है इसके अंतर्गत कि कीमत अगर बढ़ रहा है, ठीक है, कीमत में वृद्धि से भी मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि फॉलो ही नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, कोई भी चीज का डिमांड डिमांड में आप सिंपल एक बात समझती हैं कि जो चीज बहुत ज्यादा डिमांड में है उसका सप्लाई कम होता है थोड़ा, यही होता है। और अगर नॉर्मल कंडीशन है तो डिमांड बराबर सप्लाई होगा।
तो देखिए कीमत में वृद्धि से कीमत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये गिवन गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। उसके बाद ये मुद्रा मूल्य, आप बताइए मुद्रा अवमूल्यन हो रहा है, यानी मीनिंग वैल्यू क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या कौन सा पद होगा, तो देखिए अगर आपका मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। एक मिनट, अच्छा आप खुद सोचिए, जैसे कोई मनी है, जैसे इंडिया का अभी 100 रुपया, ठीक है, 100 का वैल्यू 100 है, और इसका अगर वैल्यू 100 की जगह इसका वैल्यूएशन घट के हो गया, मान लीजिए ना कितना कर लीजिए, 50 तो ज्यादा हो गया, 90 हो गया, तो क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, मुद्रास्फीति में कमी देखने को मिलेगा क्या, नहीं, बल्कि तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उच्च घरेलू ब्याज दर भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, आयात लागत में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ठीक। होता क्या है कि देखिए मुद्रा अवमूल्यन हुआ तो विदेशी खरीदार के लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है। सस्ता हो गया तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे मतलब क्या हो रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ से सामान भेजिएगा ना। यस हाँ, आवाज नहीं ज्यादा जा रहा क्या, हम्म, जा रहा है ना आवाज? यस देखिए सर। मान लीजिए कि रेट क्या होगा, सस्ता हो गया किसी जगह पे, सपोज करिए टेलीविजन है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट लग रहा है वो हमको सस्ते अवेलेबल होगा, ठीक। और साथ साथ क्या हो गया कि मुद्रा अवमूल्यन हो गया, ठीक है, यानी वैल्यू उसका कम हो गया, सिंपल बात समझिए, वैल्यू उसका कम हो गया, और दूसरे मार्केट में उसका डिमांड क्या है, हाई हो गया। हाई हो गया क्यों, क्योंकि उनके लोकल मार्केट से सस्ता अगर अवेलेबल हो जा रहा है, तो वेन तो इससे क्या होगा, इससे निर्यात बढ़ जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद देखिए भारत में वाणिज्यिक बैंक की देनदारी के रूप में क्या वर्गीकृत नहीं है, कोई क्या है इसका, देखिए तो जरा 10 नंबर का, 10 नंबर है लायबिलिटी, एक होता है एसेट, होता है liability। ऋण और अग्रिम आवास। देखिए यह लायबिलिटी, एक होता है एसेट, ठीक है। एसेट कहने का मतलब कि एसेट पहले समझ लीजिए फिर लायबिलिटी समझ लीजिएगा। एसेट कहने का मतलब क्या है कि आप जो चीज आपके पास है, आपको उससे क्या हो रहा है, आय का सृजन हो रहा है, ठीक है, मतलब इनकम जनरेशन का काम हो रहा है। जैसे अगर आप लोन लीजिए, ठीक है, लोन और अग्रिम को लीजिए, तो लोन क्या है, आप लोन अगर कोई बैंक है जो क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर लोन दे रहा है, ठीक है, तो लोन दे रहा है तो क्या हो रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, लोन पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तो इससे क्या हो रहा है, उसका आय, बैंक का आय सृजन का काम हो रहा है, उसके इनकम जनरेशन का काम हो रहा है, ठीक। यस। तो ये इसके लिए क्या हुआ, ये इसके लिए एसेट है, एसेट हो गया, ठीक। इसके अलावा जमा, बैंक में अगर आप जमा कर रहे हैं तो आप तो निकाल ही रहे हैं ना, तो बैंक के लिए क्या हुआ, एक प्रकार का लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी। ठीक। उधार अगर बैंक कहीं से लोन ले रहा है तो लोन लेके क्या कर रहा है, उसको वापस चुकाना भी है, तो एक तरह से क्या हो गया, लायबिलिटी। लायबिलिटी। इक्विटी शेयर, इक्विटी के अंदर डाला है पैसा तो भी उसके लिए क्या होगा, लायबिलिटी हो जाएगा, तो ये भी लायबिलिटी, ये भी लायबिलिटी, आपसे पूछा क्या है, ये भी लायबिलिटी हो गया। देखिए ये सब एक एक चीज बस समझने का है। ये आपका हो गया एसेट, ये क्या हो गया आपका, एसेट, यानी यही आपसे पूछा क्या, देनदारी नहीं है, तो देनदारी नहीं है तो यही नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ऋण और अग्रिम, लोन एंड ग्रांट्स। निम्नलिखित में कृषि विपणन का मुख्य कार्य क्या है, कृषि विपणन मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, क्या मार्केटिंग, एग्रीकल्चर का मार्केटिंग का मेन काम क्या है। देखिए ये जो उत्पादन है, ये उत्पादन जो है, ये मार्केटिंग से कोई रिलेशन इसका नहीं है डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि आप उत्पादन करिएगा मार्केट के अंदर लेके जाइएगा तभी मार्केटिंग होगा, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हुआ इसका, ठीक है। लेकिन उसके अलावा देखिए, उसके अलावा आप प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक, उत्पादन हो गया, उसके बाद आप उसका प्रोसेसिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये सब हुआ मार्केटिंग का पार्ट,
ठीक है, यानी पोस्ट हार्वेस्ट। सर ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट उत्पादन नहीं हुआ, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और वित्तीय योजना कहने का मतलब जो कुछ लागत वगैरह लगा, तो ये सब किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही सारा पार्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, उसके बाद आगे देखिए, आपसे पूछा है कुछ सब्सिडी के बारे में, जैसे अम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और ग्रीन बॉक्स ग्रीन। सब्सिडी। ठीक है, ये सारा जो सब्सिडी है वो एग्रीकल्चर सब्सिडी है, और किसके अंतर्गत है? WTO एग्रीमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो वहाँ पे एक होता है AOA एग्रीमेंट। ठीक है, UPSC होगा तभी आप पढ़िएगा ज़्यादा डिटेल में, अदरवाइज मत पढ़िएगा। तो कृषि AOA एग्रीमेंट है, वहीं पे इन तीनों प्रकार के सब्सिडी के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एग्रीकल्चर सब्सिडी है WTO के एग्रीमेंट के अनुसार। ठीक, यस सर। ज्यादा डिटेल में ग्रीन बॉक्स कहने का मतलब, ग्रीन बॉक्स से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई भी देश को। ठीक, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ये सब्सिडी है लेकिन कंडीशनल है। ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई सरकार है, अगर अपने देश के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा सब्सिडी देगी, तो फेयर कंपटीशन नहीं होगा ना इंटरनेशनल लेवल पे। और हम लोग कहीं ना कहीं क्या है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सदस्य है ना, तो इस बात का भी तो ध्यान रखना होगा, उनके नॉर्म्स को मानना भी तो होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, कौन हरित व्यवस्था का मुख्य घटक है? किसका हरित अर्थव्यवस्था का मुख्य घटक? अच्छा नहीं है, नहीं है पूछा है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा संसाधन दक्षता, ये भी होगा। सतत विकास होगा, क्योंकि हम लोग बात ही इसी प्रकार से करते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन का खपत, ये कहीं से भी ग्रीन इकोनॉमी के बारे में नहीं बात करता। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में कहीं से बात ही नहीं करता। ठीक, आपका आंसर अगर बात करें तो आंसर क्या मिल जाएगा? डी। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट कैटेगरी में क्या था? क्या आप लोग के पास कुछ बढ़िया ट्रिक है तो बताइए, लेकिन हम तो सारे डिटेल बता देंगे। क्योंकि देखिए, अगर क्वेश्चन आया और ये टोटल चीज है याद करने का, कुछ अच्छा ट्रिक है तो बता सकती है, नहीं तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये हम लोग को सबको पता होता। देखिए, सर कोई है ट्रिक तो कोई नहीं है। ट्रिक? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो फिर देखिए, इसमें से कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है? पहले देखिए, सबसे अच्छा इनकम टैक्स, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हर किसी को पता है डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा और आपको पता होगा कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग को पता है कि डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने किसी को कार गिफ्ट की तो गिफ्ट टैक्स हो गया। ठीक है, इसी के अंदर आएगा। इसके अलावा आप देखिए कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन जो टैक्स है वो इसी के अंदर आएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ आएगा जैसे शेयर मार्केट का ना, तो शेयर एक्सचेंज। हाँ देखिए, अगर आप शेयर को, हमको एग्जैक्ट टैक्स का नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर शेयर बाय या सेल करते हैं तो उस प्रकार का जो टैक्स होता है। ठीक है, आई थिंक प्रतिभूति लेन देन टैक्स बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज टैक्स, तो वो भी डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक, इसके अलावा एक टैक्स होता है MAT। ठीक है, MAT का टैक्स है, इसका नाम होगा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। चलो भैया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में क्या नहीं आता? सीमा शुल्क, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। आई फॉर इनडायरेक्ट, आयकर आपका डायरेक्ट हो गया। पूंजीगत लाभ कर, और ये पूंजीगत लाभ कर आई थिंक इनडायरेक्ट हो जाएगा। इस अच्छा, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हो गया। सेवा कर तो आपको पता है कि इनडायरेक्ट हो गया। इसके अलावा जो गिफ्ट टैक्स है ये आपका हो गया डायरेक्ट टैक्स, आपने किसी को कार गिफ्ट किया, तो कार गिफ्ट किया तो भाई उसको दिखाना पड़ेगा जिसको आपने गिफ्ट किया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है? डायरेक्ट टैक्स, तो दो ढूंढिए,
2 यहाँ पर है, इसके अलावा 5 भी है और इसके अलावा 3 भी है। फिर भी 3 ऑप्शन बच गया था, रिस्क तो ले ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसके अलावा इनडायरेक्ट में हम लोग सीमा शुल्क देख लिया। ठीक है, सीमा शुल्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्साइज, कस्टम। ठीक, और कौन सा बचा? इधर तो गिफ्ट टैक्स हो ही गया, इसमें कुछ है नहीं। देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26, बजट 2025-26 में वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए, यानी फिजिकल ईयर 25-26 के लिए भारत सरकार के द्वारा जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, कौन सा घाटा है? राजकोषीय घाटा, उसका कितना लक्ष्य रखा गया? तो ये हम लोग शायद उस दिन बात किए थे क्या किसी टॉपिक पे? जीडीपी का 4.4%, जीडीपी का 4.4% है। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा निकलता कैसे है? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल जो आपका रेवेन्यू हुआ। ठीक है, इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आप लोन लेते हैं ना, ठीक है, या जो आपका उधार है ना, उधार कहिए, लोन कहिए, तो उसको काउंट नहीं करते। ठीक, उसके अलावा देखिए, पहला पेपरलेस ये आया था कोविड के बाद, मतलब कोविड के टाइम ही चल रहा था, 21 के आसपास। ठीक है, तो पहला जो आपसे पूछा गया कि पेपरलेस बजट कब आया था? 2021-22 में। देखिए, इन सब क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, बना सकता है बीपीएससी क्वेश्चन, उसको इस सब में बहुत मन लगता है। मुद्रास्फीति के बारे में आइए, यानी इन्फ्लेशन के बारे में आइए। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, इंग्लिश में कौन है यहाँ पे? कोई है? क्योंकि हम ऐसा रखने का सोच रहे हैं कि अगर कोई इंग्लिश में भी आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम ना हो। क्या बाइलिंगुअल समझ में आ रहा है? इससे तो पूरा इंग्लिश नहीं होगा भाई मेरे से, हमको ही पता है। देखिए, इन्फ्लेशन क्या है? किसी का इंग्लिश है? 1 2 3 4। देखिए, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, यानी जो मनी सप्लाई है उसमें अगर वृद्धि होता है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। पहला बात देखिए, अब समझिए कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो गया, तो मनी सप्लाई ज्यादा हो गया तो मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में मदद करेगा कि प्रॉब्लम करेगा? अरे, अब मार्केट के अंदर ऑलरेडी महंगाई है, मतलब मुद्रास्फीति की कंडीशन है, और आप और ज्यादा मार्केट में पैसा डाल देते हैं तो आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा ना। मान लीजिए 100 यूनिट है और 10 यूनिट और बढ़ गया, 110 यूनिट, अभी और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक, मुद्रास्फीति मुद्रा की क्रय शक्ति को बढ़ाती है। देखिए, मैं इन्फ्लेशन जो है ना, मुद्रा की क्रय शक्ति को कभी भी बढ़ाएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? घटाएगा। ठीक, संकुचनकारी, संकुचन मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी सिकुड़ना। मौद्रिक नीति का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। तो ये बात ठीक है, इसी का तो करते हैं ना, इसी को हम लोग एक नाम बोलते हैं टाइट, यानी मार्केट के अंदर जो मनी फ्लो है ना उसको कम करना। अब इसके लिए आरबीआई क्या करती है? तो आरबीआई जो उनका जो बैठक होता है एमपीसी का, उसके माध्यम से जो रेट होता है, रेट को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आपसे कितना बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है कि अगर सीआरआर बढ़ गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एसएलआर बढ़ गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाई जाती है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। आप बताइए, केंद्रीय बैंक द्वारा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, मतलब बढ़ रहा है, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी कि घटेगी? घट जाएगी। अच्छा, क्या कर रहा है, एक मिनट। हाँ, ब्याज दर बढ़ाएगी तो मुद्रास्फीति घट जाएगी, बढ़ेगी कैसे? ठीक, तो ये भी आपका क्या होगा? गलत। ये भी क्या हो गया? गलत। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? सी नंबर। ये सब हटा दे,
क्योंकि पीडीएफ आपके पास नीट एंड क्लीन हो या फिर ऐसे दिख रहा है तो ज्यादा सही है। रहने दीजिए सर। सर मत हटाइए इसमें। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी। देखिए लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था आईआईपी से 17th बीपीएससी में। तो आईआईपी जो है इसको कौन जारी करता है, तो सीएसओ जारी करता है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी होता है, मंथली बेसिस पे जारी होता है, ठीक है। और जब आपका पेपर होगा ना, अभी जो आएगा डाटा, ठीक, 2-3 महीना पहले का, तो उसमें देखना होगा। और क्या देखना होगा पता है, ये जो 8 को जो कोड सेक्टर है ना, उसमें जो अगर इंक्रीमेंट हुआ है, अभी तो इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट हो रहा है पिछले रिपोर्ट में, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन यही बनाता है ट्रेंड के हिसाब से कि कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है। अब 17th में बनाया है एक बार, इससे पहले नहीं बनाया। इससे पहले सिर्फ पूछा है कि कौन निकालता है बस, और कुछ नहीं पूछा आज तक। और 8 कोर सेक्टर है, 8 कोर सेक्टर हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद देखें प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, एक प्रकार से एवरेज ही तो, और क्या। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय अगर आप बात करिएगा तो किसी निश्चित समय में, ठीक है, यहाँ पे निश्चित समय मतलब फाइनेंशियल ईयर ही होता है, निश्चित समय सीमा में किसी विशिष्ट क्षेत्र या देश में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय। औसत इसलिए, औसत का औसत इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे इसको औसत का एग्जाम्पल समझे, 5 लोगों का फैमिली है, ठीक। ए है, मतलब ABCDE, ये 5 लोग हैं। ए अर्न कर रहा है 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। बी अर्न कर रहा है सपोज करिए 2,000 रुपये, ठीक। और सी अर्न कर रहा है 1,000 रुपया। डी कुछ भी अर्न नहीं करता है और ई कुछ भी अर्न नहीं करता, ठीक। अब आप देखिए सबको जोड़िए कितना आएगा, 10,000, 2,000, 12,000, 13,000, कितना आ गया, 13,000 आ गया। और जब आप इसका एवरेज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 13,000 बटा में 5, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, खोल के अगर डिवाइड करिएगा तो 13,000 बटा में 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10, यहाँ पे बचा 30 यानी 6, 2,600 रुपया ऑन एन एवरेज आ गया। अब आप बताइए, ये तो 10,000 रुपया कमा रहा है ये इंसान ए, बी भी कमा रहा है 2,000 रुपया, सी भी कमा रहा है 1,000 रुपया, तो ये तीनों लोग तो कमा रहे हैं, तो चलो इसमें ठीक है। लेकिन डी और ई तो नहीं अर्न कर रहा है ना, फिर भी इसमें आ गया ना एवरेज 2,600 रुपया। तो इसलिए ये है एवरेज का कॉन्सेप्ट, और यही चीज होता है किसमें, मतलब प्रति व्यक्ति आय निकालने में। तो ये आपको ओरिजिनल का भी डाटा थोड़ी देगा, ये तो एवरेज है ना। ये डिलीट कर देता है, ये आपको कोई काम का नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया प्रति व्यक्ति आय क्यों, कैसे औसत होता है। उसके बाद देखिए क्लोज इकोनॉमी के बारे में पूछा है। क्या पूछा है कि क्लोज इकोनॉमी क्या है। क्लोज इकोनॉमी को सबसे अच्छे तरह से प्रभावित कर सकते हैं। सिंपल बात है कि किसी से लेना देना नहीं, बंद रहो अपने घर में, यही बात है क्लोज इकोनॉमी। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे वस्तु यानी गुड्स और जो सर्विस है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई संलग्न नहीं होता है। 1991 से पहले भारत की स्थिति, ठीक है, ये है क्लोज इकोनॉमी। यानी अगर कोई भी जो इकोनॉमी एक्टिविटी है आर क्लोज्ड, ठीक है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लोज, जो भी आर्थिक गतिविधियां वो क्या होती है, बंद रहती हैं, ठीक है। हम लोग मतलब देश के अंदर ही सब कुछ का उत्पादन करेंगे, उपभोग करेंगे, और हमारा देश ही एक मार्केट होगा बस। इस सारी कर्व के बारे में आगे किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, तो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं जो लापर कर्व है, वो वैचारिक रूप से कर दर और सरकारी कर राजस्व के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक। आगे देख लेंगे चारों लॉरेंज कर्व भी सब हर के बारे में, बीपीएससी बनाता है क्वेश्चन। स्टैंडर्डाइजेशन का हिस्सा देखिए, आरबीआई की निम्नलिखित तो कौन सी गतिविधि स्टैंडर्डाइजेशन का हिस्सा मानी जाती है। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर होता क्या है कि आरबीआई करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है।
आरबीआई क्या करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर होता क्या है? सरकार या तो बॉन्ड को बेचेगी या बॉन्ड को क्या करेगी? खरीदेगी, ठीक है। और खरीद के पैसा किसको देगी? केंद्र की सरकार को। और किसको देगी? उन्हीं को तो पैसा दे सकती है। तो आरबीआई दे दी पैसे, ठीक। अब क्या करेगी? तो आरबीआई अगर खरीदती है, खरीदी तो क्या हुआ? मार्केट के अंदर अगर सपोज करिए कि हम कोई खरीदते हैं, ठीक है, कोई बॉन्ड खरीदे हम या आरबीआई, ठीक है, बाई किए। अब बाई किए तो क्या हुआ? विदेशी मुद्रा आ गया हमारे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा का प्रभाव अब घरेलू मुद्रा पे पड़ने लगा, ठीक है। यानी घरेलू मार्केट पे तो पड़ने लगा। तो इस प्रभाव को रोकने के लिए ये स्कीम लाया जाता है ताकि जो विदेशी मुद्रा का इम्पैक्ट है वो कम से कम हो हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये है स्टैबिलाइजेशन, ठीक। ये सारे चीज होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकार के बिहाफ पे आरबीआई बॉन्ड को बेचती या खरीदती है, ठीक। यस सर। आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट है, समझ आया ऊपर का? यस सर। रोलिंग प्लान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो रोलिंग प्लान है ये कब से कब तक आया था? देखिए हुआ क्या कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है। कौन सा प्लान चल रहा था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था। और उस समय पे कौन सी थी गवर्नमेंट? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1974 में जब उसका टाइम पीरियड आया, ठीक। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बीच में ही गिर गई, ठीक। जब यस सर। एक मिनट, इमरजेंसी। तो टाइम पीरियड था 1974 से 79, 5 ईयर है तो 5 साल का होगा। लेकिन सरकार जो है बीच में ही गिर गई। आ गई बीच में जनता पार्टी की सरकार, और जनता पार्टी की सरकार ने अब देखिए कि उसको डिजोल्व कर दिए और बोली कि छोटे टाइम के लिए रोलिंग प्लान चलाते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट गुरनार मंडल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उनका कहना था कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था या विकासशील इकोनॉमी है तो वहां पे ये वर्क करेगा। तो यहीं पे जनता पार्टी सरकार के द्वारा इसको अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सरकार अपनाई थी? तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसको लाया गया था। 1 साल का प्लान था 78 से 79, ठीक। उसके बाद फिर से वापस इंदिरा गांधी आई तो फिर से एक नया पंचवर्षीय योजना लेके आई जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था गुरनार मंडल के द्वारा दिया गया था। और गुरनार मंडल ने किस में दिया था? तो उनका एक बुक था इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग एंड इट्स ब्रोडर सेटिंग, ठीक है। वहां पे ये बात कहा गया था। इसके अलावा और भी देख लीजिए, एक होता है प्लान हॉलीडे। दोनों ही एक ही जगह कवर कर लेते हैं ना। प्लान हॉलीडे, ये प्लान हॉलीडे आपसे पूछेगा तो आप आराम से टिक कर सकते हैं 1966 से 69। और स्पेसिफिक पूछेगा तो 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च 1969 तक, ठीक है। और स्पेसिफिक पूछा तो और कुछ इसमें जानने जैसा है तो ऐसा कुछ देख लेते हैं। और दूसरे प्लानिंग के बारे में देखिए, अगर आपसे पूछे कि 11th 5 ईयर प्लान, ये आपसे पीवाई क्यू पूछा गया कि 11th 5 FYP का जो थीम था या ऑब्जेक्टिव था वो क्या रहा था? तो वो रहा था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। यस सर। आप लोग में से कोई बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। ठीक है। 11th फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वो भी रहेगा तो हम क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। हमारे इकोनॉमी के टीचर थे। आप लोगों में से दिल्ली में जो भी रहे नाम सुनेंगे रामेश्वर सर, ठीक है। जैसे मृणाल पटेल फेमस है उसी प्रकार से वो इंसान भी फेमस है दिल्ली में, ठीक है। यस तो सर। वो एक ही बात बोलते थे और डेली बात बोलते थे, पढ़ना तो पड़ेगा। उनको भी पता था कि आधा मतलब सुबह अब ठंड के मौसम में समझो सुबह का क्लास चल रहा है, उनको भी पता है कि आधे बच्चे नींद में हैं, लेकिन वो यही बात बोल के सबको जगाते थे पढ़ना तो पड़ेगा। ऊपर से इतना कम साउंड, आप देखिएगा गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके रामेश्वर सर, उनका आवाज देखिए कितना स्लोली है। और इकोनॉमी जैसा कंसेप्ट हम भेज देंगे कोई वीडियो। यस सर।
अगर आपका कंसंट्रेशन भंग हुआ आपका, आपको समझने से गया, आपके समझ तो आने से रहा कुछ भी। वो नो डाउट स्टार टीचर है दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया में, राजस्थान के रहने वाले हैं। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग कहाँ थे, 11th 5 ईयर प्लान तक देख लिए थे। तो Yes. 12th में भी देखिए, 12th का भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान का भी ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो ये आपका हो गया फास्टर। और देखिए यही पे क्वेश्चन पूछा था सस्टेनेबल के बारे में। आज किसी एक बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका थीम था। कृपया थीम वगैरह सब इंग्लिश में याद करिए, हिंदी में मत करिएगा, कोई बेनिफिट नहीं है हिंदी में याद करने का। Yes, sir. ठीक है, इतना सारा बात हम लोग देख लिया। और कुछ देखा जाए, आगे देखा जाएगा 5 ईयर प्लान के बारे में। आपसे पूछा है कौन सा विषय जो है राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत शामिल होता है, यानी जिससे हमको इनकम होता है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इनकम होता है। अब देखिए लाभांश हो गया और लाभ हो गया, ठीक है। लाभांश किससे मिलेगा, जो भी आप सरकारी निवेश सरकार कर रही होगी, ठीक है। मान लीजिए पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक, या पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू लिख देता हूँ। उससे जो इनकम होगा उससे ही तो सरकार को लाभ होगा। तो लाभांश और लाभ क्या हुआ, एक तरह से आय हो गया। तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ठीक। रक्षा, रक्षा के लिए जो हम लोग इतना सारा करते हैं, खरीदते हैं दूसरे दूसरे देशों से, ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर है। हाँ, लेकिन हम लोग जो ब्रह्मोस दिए, ठीक है, किसको, फिलीपींस को, वो आय का सोर्स भी हो गया। लेकिन आप ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, खरीद ही तो रहे हैं। जब खरीद रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर, ठीक। वेतन हुआ, तो वेतन से सरकार को कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि क्या एक प्रकार का खर्च है, ठीक है। इसके अलावा पेंशन का भी सेम काम है। और कर, कर तो इसके इनकम का एकदम जरिया है, ठीक है। रेवेन्यू और रिसिप्ट कर लो, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट करने की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा कि रेवेन्यू का सोर्स लिख लिया जाए, ठीक है। ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो आपसे पूछा क्या है कि कौन कौन सोर्स है, तो ओ भाई साहब एक मिनट, आज ही वाला पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे, फिर उसके बाद इसी में करेंगे, ठीक है। पूछा है रेवेन्यू, तो लाभांश और लाभ हो गया, कर हो गया, ठीक। आपसे अगर आंसर पूछा जाए तो एक और 5 टिक करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद आइए, अर्थशास्त्र के भारत में राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन करने का श्रेय किसको जाता है। देखिए वैज्ञानिक पूछा है, अगर वैज्ञानिक नहीं पूछा होता सीधा आंसर जाता किसको, दादा भाई नेहरू साहब को, ठीक है। अगर फर्स्ट है, फर्स्ट बात किया जाए तो दादा भाई नेहरू जी को जाता, ठीक है। दादा भाई नेहरू जी, इन्हीं को जाता, ठीक है। लेकिन अगर आपसे वैज्ञानिक पूछे तो ये नाम जाएगा एन भी, क्या नाम है, भी के आर भी राव को, ठीक है। भी के आर भी राव को जाता है, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, तो ये प्रयास है 1931 और 32 का, ठीक। और दादा भाई नेहरू जी का प्रयास दिखेगा तो कब का है, तो 1867-68 का होगा, ठीक। इतना सारा बात याद रह जाएगा। उसके बाद देखिए जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर कहने का मतलब क्या है, नॉमिनल बट्टा में रियल, ठीक है। नॉमिनल बट्टा में रियल इनटू 100, यार जीडीपी डिफ्लेटर कहने का मतलब ऊपर में एन, एन मतलब नॉमिनल, आर मतलब रियल इनटू 100। देखिए कुछ बात और समझ लीजिए, परसेंटेज लगा लीजिए, लगाना है। नॉमिनल कहने का मतलब जो अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर पे कैलकुलेट किया जाए, रियल मतलब बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। बेस ईयर होता है रियल, और नॉमिनल मतलब क्या होता है, एकदम करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक। अगर 100% है, बहुत अच्छा कंडीशन है, 100% से ऊपर है, वो आपको दर्शाएगा कि इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है।
क्या शो करेगा कि इन्फ्लेशन चल रहा है और नीचे हुआ तो डिफ्लेशन का स्थिति है। ठीक है, आपसे आंसर अगर पूछे तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे चले, एनपीए के बारे में बात करते हैं। देखिए कोई भी संपत्ति एनपीए डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि 90 दिन का टाइम फ्रेम होता है। पहले ऐसे में 0 में जाता है, फिर 1 में जाता है, फिर 2 में जाता है, और उसके बाद होता है क्या, ऐसे में 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, उसके बाद एनपीए होता है। यानी सिंपल बात समझिए कि अगर 90 दिनों के अंदर आपने क्या किया, ना तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया और ना ही आपने उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया, तब वो कहलाएगा एनपीए। एनपीए। ठीक है, यानी अगर सही आंसर पे हम लोग पहुंचने का प्रयास करें तो यदि ऋण मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिन से अधिक समय तक नहीं किया जाता है तो कहला जाता है एनपीए। देखिए ये जो सरफेसी वगैरह है सब डायरेक्ट नहीं लगता है, इसमें बहुत सारा बैंक ऑलरेडी उपाय करता है कि कैसे भी लोन उनको मिल जाए। ठीक है, वो सब जो सरफेसी एक्ट है, आई उसके बाद इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ये सब बहुत बाद का चीज है। उसके बाद देखिए 8 प्रमुख उद्योग में शामिल है। देखिए आ गया सारा क्वेश्चन आपके लिए। देखिए एक जगह लिख ही लेते हैं। 8 जो कोर सेक्टर है, पहला तो हो गया कोल इंडस्ट्री। ठीक है, कोल हो जाता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल हो गया, जो कच्चा तेल है वो हो गया। इसके अलावा देखिए नेचुरल गैस है। ठीक है, क्या है आपका, नेचुरल गैस। इसके अलावा जो रिफाइनरी है हमारे पास, रिफाइनरी। इसके अलावा देखिए जो फर्टिलाइजर है यानी उर्वरक है वो है हमारे पास। इसके अलावा स्टील होगा, स्टील। इसके अलावा जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो होगा हमारे पास। और लास्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये 8 ही कोर सेक्टर है। पूछने कैसे लगा है क्वेश्चन, किसमें क्या चेंज हुआ है। ठीक है, ये चीज हमको मिलेगा करंट से। आपसे पूछा है क्या कौन शामिल है, अब शामिल का क्या पूछो, शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या पूछ रहे हैं कि क्या मतलब इसमें कितना वृद्धि हुआ है, कौन सा हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जैसे 70 में ही देखिएगा। हम्म हम्म। इसका 1 नवंबर में डेटा आया हुआ था सर, नवंबर 2024 में, तो उसमें तो आने दीजिए, उसमें कवर होगा, भेज दीजिएगा मेरे को, हम देख लेंगे। ये सर, तो सर ये वाला 2025 में फिर नवंबर में आएगा या फिर नहीं नहीं, हम्म ये तो हमेशा ही आता रहेगा। हम्म, उसमें मेजर किसी में होगा वहां से क्वेश्चन बनेगा। हर महीने का थोड़ी पड़े, जैसे अब एक ना एक, एक अवार्ड होता है, जैसे क्रिकेटर मंथ ऑफ द मंथ हम्म, मिलता है। हम्म, ठीक है, अब उसको थोड़ी पढ़ेंगे, हम्म, उसे तो हर मंथ का याद करना पड़ेगा, हम्म, जो सब नहीं पढ़ते हैं वैसे। उसके बाद देखिए जो पीली क्रांति, पीला क्या होगा, तिलहन। रेपसीड जिसको बोलते हैं। रजत मतलब सिल्वर, क्या हो जाएगा, अंडा यानी एग हो गया। ग्रे, ग्रे क्या होगा, फर्टिलाइजर। ठीक, और गोल्डन किस कलर का हो गया, तो शहद यानी हनी। ठीक है, मिला उला नहीं रहे हम भाई, आराम से इधर पढ़ लीजिए। गरीबी हटाओ, जो 5th 5 ईयर प्लान था ना, कौन सा यस सर। प्लान, 5th जो 5 ईयर प्लान था, वहां पे लाया गया था कि गरीबी हटाओ। ठीक है, इसी को थोड़ा क्रिटिसाइज करके पेश किया जाता है, गरीबी हटाओ को गरीब हटाओ से। हम किसी का आलोचना नहीं है, देखिए भाई मेरा ऐसा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई झुकाव नहीं है, हम आपको बता रहे जो मार्केट में चलता है। गरीबी हटाओ कर्नाटक के, अभी आप लोग को भेजे है ना वो एक वीडियो, यस सर। वो देखिए, वही सब हकीकत है, इन लोग को क्या ही पता है जिंदगी है क्या। तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये सब ना इसको अरेंज करना है, कुछ एकदम अच्छे से याद रखिए। जैसे एमआरटीपी एक्ट है, ठीक है, एमआरटीपी एक्ट है, एमआरटीपी के जगह पे वही सीसीआई लेके आ गया है। एमआरटीपी जो एक्ट है ये आपको पेश किया गया था 1969 के अंदर। ठीक, ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। यही एक कमेटी की सिफारिश के बाद वो क्या बन गया, सीसीआई बन गया, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आज भी वही है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद देखिए
उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम ये आपको लाया गया था 1951 के अंदर, ठीक है। हम्म फेरा ई 1973 का ही एक्ट है। उसके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये 1948 का एक्ट है। अब अरेंज करना कोई बड़ा बात नहीं है, कर सकते हम लोग। करिएगा तो ऐसा आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या ऑर्डर होगा, 4 के बाद आ जाएगा 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3। देखिए कहाँ पे है ऑप्शन। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसका मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, ठीक है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब आगे देखिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता क्या है ये पहले समझ लीजिए। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब कि जिसका ना सीधा सीधा इम्पैक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट मनी सप्लाई पे पड़े, ठीक है। डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़े, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का, ठीक है, उसको। बस अगर इतना आप समझ गए कि डायरेक्ट सप्लाई मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे पड़े, मनी सप्लाई पर पड़े, ठीक है। जैसे आपका रेट हो गया, जो भी रेट है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, एमएसएफ हो गया, ठीक है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है, क्वालिटेटिव मेजर के अंदर, ठीक है। एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव कहने का मतलब गुणात्मक, ठीक है। यानी कि जैसे प्रॉम्प्ट कोई एक्शन ले लिया गया, मोरल प्रेशर डाला गया, ठीक है, या लोन के ऊपर लोन राशनिंग किया गया। लोन राशनिंग कहने का मतलब कि एक सिंपल भाषा में समझिए, मान लीजिए कि आपको 2 करोड़ का नीड है, ठीक है, और आप कोलेटरल रखे और मतलब आरबीआई या कोई दूसरा जो है आपको लोन दिया 2 करोड़ के एवज में 1.5 करोड़, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है। इस टाइप का चीज होता है। और मात्रात्मक में हो जाएगा जो रेट पे फर्क डाले, और रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। अगर ये चीज होती है तो मार्केट में मनी सप्लाई डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, मात्रात्मक उपकरण कौन है, बैंक रेट होगा, नैतिक दबाव यानी मोरल जो प्रेशर है ये आपका क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव कहते को, हाँ क्वांटिटेटिव है, ठीक है, गुणात्मक हो गया। ओपन मार्केट जो ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव। इसके अलावा क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग अभी बताया कि आपको 2 करोड़ का नीड है, आपने सब कुछ दिया लेकिन आपको 2 करोड़ का जगह 1.9 या 1.5 करोड़ रुपया दिया गया, तो यह क्रेडिट राशनिंग। तो ये भी क्या हो गया, ये गलत हो गया और ये सही है। अच्छा एक मिनट, ये हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो 1 और 3 देखिए कोई ऑप्शन है, ए नंबर टिक करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद देखिए जो जीडीपी है, बोला गया है जो जीडीपी है उसकी गणना निम्नलिखित कौन सी विधि नहीं करती है। देखिए 3 गो मेथड है, एक हो गया आपका उत्पाद विधि, ठीक है, इसके अलावा इनकम, इसके अलावा एक्सपेंडिचर, यही 3 तरीका है, इसके अलावा चौथा कुछ नहीं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए 69 में पूछा है या उससे पहले भी बीपीएससी पूछ चुका है कि आईएमएफ द्वारा निर्मित एक कृत्रिम या सिंथेटिक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति क्या है। तो एसडीआर है, ठीक है, ये ऑलरेडी 69 में पूछा है। ये जो एसडीआर है इसको बोलते हैं पेपर गोल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोल्ड लिखा जाओ, गोल्ड लिखा गया। इसका जो स्टार्ट है ये 1969 के अंदर किया गया था। कब किया गया ये स्टार्ट, 1969 में। और इसका इसका जो तय है ना यानी फिक्सेशन जो होता है वो जो 5 इंपॉर्टेंट करेंसी है 5 देशों का, ठीक है, उसके बिहाफ पे होता है। अब 5 कौन कौन इंपॉर्टेंट होगा आप खुद सोचिए। यूएसए का डॉलर होगा, ब्रिटेन का यूरो होगा, जापान का होगा रिनोम क्या नाम है, रिनेम्बी, फिर चाइना का होगा चीन का युआन। सर, अच्छा चीन का रिनेम्बी है, तो उसी तो को ठीक है। बोलते हैं युआन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चीन का हो गया, इसके अलावा जापान का हो गया, और एक कौन बच गया, पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। तो इन 5 के आधार पे ना
और हर 5 वर्ष पे इसको रिवाइज किया जाता है, ठीक। और एसडीआर वगैरह क्या है, एक प्रकार, और सबसे पहले ये भी बात याद रखिएगा, ये कोई करेंसी नहीं है, ठीक है, ये कोई करेंसी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, इट इज नॉट अ करेंसी, करेंसी नहीं है, ठीक। और ये मेनली यूज किया जाता है कब, आईएमएफ का काम ही कब है, जब बीओपी क्राइसिस है, और कब आएगा, आपको थोड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिल जाएगा ना, जब आप बहुत संकट में होंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। और कुछ जानने जैसा है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ है तो नहीं, इतना ही से तो क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं ना। पीएम किसान योजना की मुख्य विशेषता क्या है, देखिए अब इसमें क्या है, पीएम किसान योजना आपको मिलेगा 6,000 रुपया, ठीक है, 3 किस्तों में मिलेगा, हर किस्त आपको 2,000 रुपये का होगा, ठीक है। और इसमें जो फंडिंग होगा ना वो 100% है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फंडिंग है 100%। किसका पैसा लगेगा, सेंटर का लगेगा, क्यों, क्योंकि यह है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और सेक्टर मतलब कि पैसा देना है केंद्र को, ठीक है। कब शुरू किया गया, तो फरवरी 2019 में शुरू किया गया, ठीक, फरवरी 2019 में शुरू किया गया। और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, तो अगर मंत्रालय का बात किया जाए, जैसे आपसे मंत्रालय पूछ ले, तो मंत्रालय की बात कीजिए तो अभी शिवराज सिंह चौहान के पास किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, तो उन्हीं के पास है ये मंत्रालय, ठीक। उनको एमपी में मामा जी बोलते थे, किन्स किन्स भाई साहब आ गए। तो अब देखते हैं, इनके हिसाब से कहा गया कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने की सोच को क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं एहतियातित उद्देश्य, क्यों इंग्लिश बताते हैं, हिंदी नहीं समझ में आएगा, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मेजर। इनफैक्ट समझिए कि इन आपको पैसे का नीड पड़ जाए अचानक ही, ठीक है, या एक तरह का इमरजेंसी फंड बना के रखिए, इसी को बोलते हैं प्रिकॉशनरी मेजर या मोटिव, ठीक। तो आपको पैसा रखना चाहिए, और खैर वैसे ही तो सिखाया भी जाता है कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा सेव करते रहो, कल की बचत मतलब भविष्य की बचत, भविष्य का मतलब भाई जैसा होता है, बड़े भाई जैसा। लेकिन हम लोग अपने आदत से मजबूर, ऑनलाइन शॉपिंग वाले, मोबाइल चाहिए तो उधर ही लगाएंगे पैसा। आइए, बहरहाल भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत कब की गई थी, तो जेंडर बजटिंग की शुरुआत 5-6 के अंदर किया गया था, कब किया गया, 2005-2006 के अंदर, ठीक है। अब जेंडर बजटिंग समझ ही गए ना किसके लिए लेके आया गया, फीमेल के लिए लेके आया गया, ठीक है, ताकि उनका डेवलपमेंट हो जाए, उनके लिए रिलेटेड कोई योजना बने, इस टाइप की बातें के लिए किया गया। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह का आकर्षित करता है, एक ही को सेक्टर करेगा और कहीं नहीं करेगा, सर्विस सेक्टर। फिर देखिए आपसे पूछा कि जीडीपी अनुपात में कर की कमी हिस्सेदारी का क्या कारण है, ये देखिए इसका ना एग्जैक्ट डाटा इकोनॉमिक सर्वे बजट में मिलेगा, जीडीपी टैक्स टू जीडीपी, एक मिनट, नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा जल्दी होगी, नीतीश कुमार आदेश दे दिया मतलब भी जल्दी हो जाएगा। आपको भी देना है क्या? नहीं, हमको नहीं देना है, हमको देना होता तो हम कब के बन गए होते टीचर। हमको देना है। और मेरे घर में इतने टीचर है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, सब ये इसी नौकरी में है मैक्सिमम लोग। देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो का क्या कारण है, पहला बात कि इसका डाटा याद रखिएगा, ठीक, कितना परसेंटेज है पूछा गया है पीवाईक्यू में,
तो रीजन क्या है इसका? पहला बात कि बहुत बड़ा अनौपचारिक सेक्टर है। इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली में चांदनी चौक है, ठीक है, वहां पे एक चाय वाला है। वो आता है, कार से उतरता है, चाय बनाता है, चला जाता है। वो आता है अनौपचारिक सेक्टर में, ठीक है, असंगठित में, उस पर कुछ नहीं लगेगा। ठीक। प्रति व्यक्ति आय का कम होना, ये भी एगो रीजन है, और गरीबी तो है ही। इसके अलावा कर अधिकारी और करदाता के बीच में लगातार विवाद, ये भी है। इसके अलावा बहुत बड़े हिस्से का एग्रीकल्चर पे क्या होना है, डिपेंडेंट होना, ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना, ये सब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है? सिंपल बात है कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो गया, आप अपडेट नहीं हुआ तो स्ट्रक्चर हो गया, और क्या। यह देखिए, जब कौशल और नौकरियों के बीच में असंतुलन होता है तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। एक एक चीज को देखते, देखिए ना, यदि एक सक्षम व्यक्ति, ठीक है, को जीवन यापन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है, मतलब कोई एक आदमी है जो एबल है, स्किल्ड है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी और पर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को ओपन या खुली, ठीक है, ओपन बोलेंगे या खुली बोलेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, यदि नियोजित श्रमिकों की संख्या वास्तविक आवश्यक संख्या से अधिक है, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, डिस्गस्ट बोलेंगे ना इसको, डिस्गस्ट, या इसी को बोलेंगे क्या, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक, छिपी हुई बेरोजगारी। और यह श्रम की, और ये तो है, ये तो क्वेश्चन ही है स्ट्रक्चर वाला, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। यह श्रम की अपूर्ण व्यवसायिक गतिशीलता के कारण आता है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इसको बोलेंगे घर्षण, ठीक है, घर्षणात्मक बेरोजगारी या घर्षण। आंसर तो आपका ये हो गया, उसके बाद छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या प्रदान करता है? अभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इधर करने का मेरा मन नहीं है। औद्योगिक श्रमिक है यानी क्या, इंडस्ट्रियल लेबर है। इंडस्ट्रियल लेबर के लिए कौन करेगा, लेबर ब्यूरो। कर लिया पीछे डिस्कस, उसको नहीं करेंगे। आईएमएफ के बारे में आइए। अच्छा, आईएमएफ बना कब था? 44 में। 44 में, अच्छा, वर्ल्ड बैंक 44 में दोनों साथ में बना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। किसी को तो जुड़वा बहन बोलते हैं। तो आईएमएफ के बारे में बात करते हैं, केवल अपने सदस्य देशों को, हाँ बिल्कुल ही बात सही है, जो इसका मेंबर होगा उसी को मिलेगा वित्तीय सहायता, और किसी को नहीं मिलेगा। कैसे सबको दे देंगे, इसको क्या होगा, अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करता, ठीक। इसके अलावा आईएमएफ मतदान के अधिकार, देखिए, सदस्य देशों को देता है। अब सदस्य देश को देता है तो सदस्य देश है कितने, ये भी तो जानना पड़ेगा। तो 191 मेंबर है, ठीक। और आईएमएफ मतदान के अधिकार निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं, ठीक। और सभी सदस्य देशों के बीच में, अरे सभी सदस्य देश के बीच में समान रूप से वितरण, बिल्कुल ही नहीं। जो जितना पैसा देता है, जो जितना उनका इकोनॉमिक कंडीशन है, उसी के हिसाब से परसेंटेज बटा होता है, ठीक। तो ये हो गया गलत आपका। सिंपल बात, अगर साधारण शब्दों में बोले तो जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा वही उसका वोटिंग राइट होगा। और सिंपल सुनिए, याद रखने का तरीका कि जिसका जितना औकात होगा वही। इसकी सहायता आमतौर पर दीर्घकालिक होगी, तो ये बिल्कुल ही नहीं। दीर्घकालिक क्यों होगा? क्योंकि आईएमएफ पैसा किसके लिए देता है, बैलेंस ऑफ क्राइसिस के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन होगा, अल्पकालिक होगा यानी शॉर्ट टर्म होगा, ठीक। आपसे पूछा क्या सही कौन है, तो 1 नंबर सही है, आगे बढ़िए। उसके बाद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, अरविंद पनगड़िया, ठीक। पनगड़िया नहीं, पनगड़िया। और नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, ओपन वाला नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उसके चांसलर भी यही है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपसे पूछा है कि राजकोषीय घाटा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। राजकोषीय घाटा क्या है?
तो राजकोषीय घाटा आपको मिलेगा कि जितना आपका खर्च हुआ यानी टोटल व्यय और टोटल आपको जो इनकम हुआ मतलब रिसीव हुआ और उसमें भी उधार को छोड़कर। अभी हम लोग पीछे बात किए हैं इस पे। यस सर। सबको अगर एक बार फिर से बात करना चाहे तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ बात करेंगे फिर अगले क्वेश्चन पे नहीं करेंगे। ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट, ठीक। ये क्या हो गया? फिजिकल डेफिसिट। अब इसी से मिलता जुलता होता है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? यानी फिजिकल डेफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट किया ना उसको घटा दे, आईएनटी इंटरेस्ट और पेमेंट। चलो यार, तो इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया तो ये आपका हो गया प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट हो गया, ठीक। दो चीज और है जहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस हो सकता है। एक हो गया रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। राजस्व घाटा क्या होता है? आर यानी जो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट मिला, और आर ई मतलब क्या? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिला, ठीक। इसके अलावा एक होता है ईआरडी, बहुत लेट शुरू किया गया ईआरडी, ठीक है। तो ईआरडी मतलब आरडी, मतलब आरडी मतलब ये दोनों तो इक्वल होगा, ये जो है इतना तो होगा ही साथ में। उसमें से अगर हम लोग ग्रांट टू स्टेट, जो स्टेट को ग्रांट दिए उसको माइनस कर लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ईआरडी मिल जाएगा। बस ये चार गो के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अब इसी को लैंग्वेज के फॉर्मेट में पूछे चाहे इस टाइप से पूछ ले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं पूछेगा यहाँ पे। और परसेंटेज तो ऐसे भी याद रखना है, उसका क्या कर सकते हैं। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी क्या प्राथमिकता थी? तो उसका प्राथमिकता था कृषि का विकास करना, ठीक। क्या करना? कृषि का विकास करना। और ये जो मॉडल आया था वो हेराडोमर मॉडल था, ठीक है। और जैसे 5 वर्ष का था ना, तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अंतिम का जो 2 वर्ष ही था ना, वहीं पर अच्छा फसल हुआ जिसके कारण योजना सफल हो पाया। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, यही एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो कीमत की दरें है ना वो घटी थी, बाकी किसी में नहीं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष क्या होता है? देखिए आधार वर्ष उसको बोलते हैं ना जहाँ पे सब बहुत सारे चीज स्टेबल हो, बहुत सारे फैक्टर क्या हो? स्टेबल हो। और वहीं से हम लोग ना रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी वैसा वर्ष जिसकी कीमत का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए किया जा रहा है, ठीक। आपसे पूछेगा फिर वित्तीय साधन कॉर्पोरेट उधारकर्ता द्वारा अल्पकालिक निधि यानी छोटे टर्म को जुटाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है, ठीक है। ये किस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है? वैसे ही बात किया जा रहा है कॉमर्शियल पेपर के बारे में। देखिए इसमें हो क्या होता है, पहला बात एक टर्म समझिए कि यहाँ पे यहाँ पे या बैंकिंग सिस्टम कहीं भी आपको बोले कि अल्पकालिक, अल्पकालिक मतलब 1 साल से कम का टाइम, ठीक है। 1 साल से कम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये बोला है कि वित्तीय संसाधन कॉर्पोरेट उधारकर्ता, ठीक, अल्पकालिक निधि जुटाने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे अंकित मूल्य पर, ठीक है। यानी जो आपका अंकित मूल्य क्या होता है? कोई भी चीज है उस पर जो प्रिंट किया हुआ मूल्य अंकित मूल्य हुआ, ठीक है। ठीक है, उस पर छूट पर जारी किया जाता है, मतलब जो मार्केट प्राइस है उसी पे क्या कर दिया गया? डिस्काउंट दिया गया। तो इस टाइप को बोलते हैं वाणिज्यिक पत्र, ठीक है। और इसमें क्या आपको फायदा क्या होगा? देखिए सपोज करिए कि मार्केट यानी अंकित जो प्राइस है वो है 100 रुपया, ठीक है। और आपको मिला डिस्काउंट पर, मान लीजिए कि 10% का डिस्काउंट है। कितना? 10% का। तो आप कितना में इसको खरीद लिए? 90 रुपया। 90 रुपया। और जब इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा यानी परिपक्वता वर्ष होगा, तो इस पे लिखा रहेगा कि आपको मिलेगा कितना। अगर मान लिया 10 साल का है तो कितना ही बढ़ जाएगा, 10% के हिसाब से डबल हो जाएगा, 200 रुपया। आपको कितना मिलेगा? 200 रुपया। तो आपको फायदा क्या होगा? एक तो फायदा ये हुआ कि मतलब डबल हो गया, और एक फायदा ये हुआ कि आप 90 रुपया पे खरीदे थे, तो फायदा कितना हो गया? 110% का। 110%। और क्या, यही होता है, इसी के बारे में बात कर रहा। कभी बीपीएससी नहीं पूछा है, बिल्कुल उम्मीद कम है कि इस टाइप का चीज पूछा जाए। उसके बाद आइए पीएम स्वनिधि
यानी तो कभी 47 नंबर क्वेश्चन का बोलिएगा, डिटेल कर देंगे बाद में, अभी नहीं। यस सर। पीएम स्वनिधि एक पहल है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। कोविड-19 के टाइम में आया था। जो स्ट्रीट वेंडर लोग होते हैं ना, उनको मतलब कि उनको अपना फिर से व्यवसाय को ठीक करने के लिए दिया गया था। जैसे रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनको दिया गया था, ठीक है, कोविड-19 के समय, ताकि मार्केट के अंदर डिमांड जनरेट हो सके। ये भी एगो रीजन हुआ, क्योंकि कोविड के टाइम में लोग खर्च करने से बच रहे थे, और जिनके पास बहुत पैसा जिनके पास बहुत पैसा था वो सीधा प्रॉपर्टी खरीद रहे थे आपदा में अवसर। भुगतान संतुलन, देखिए भुगतान संतुलन क्या होता है। कोई कंट्री है, सपोज करिए इंडिया है, एक फाइनेंशियल ईयर, निश्चित अवधि मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आयात जो भी निर्यात किया, ठीक है, बस वही उसका रिकॉर्ड है, उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं 50, बस 100 ही क्वेश्चन और बाकी है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू ऑलरेडी। भारत के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी एलईआरएम्स औपचारिक रूप से किस केंद्रीय बजट में लाया गया था 1992 1993? क्या ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है? यस सर। एचटीज पूछा गया था। यस सर। कितने लोग हैं अभी? हम लोग अभी देखते हैं 5 सर। लोग हैं। ठीक। 1 2 3 तो उसके बाद 4 देखिए, 5 लोग। फिर देखिए, बहुत है। आरआरबी के बारे में आपसे पूछा गया कि किस वर्ष एस्टेब्लिशमेंट किया गया, तो ये काम किया गया था 1975 के अंदर में। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। यस सर। कुछ और बात जानना चाहिएगा तो 2 कमेटी, भंडारी और बसु कमेटी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको इसका जो देख रेख होता है डायरेक्टली आरबीआई नहीं करता है बल्कि नाबार्ड करता है, ठीक। और इसका जो रेगुलेशन होता है 2 तरीके से होता है। एक तरीका हम आपको बताते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा है आरआरबी के बारे में, क्या बताएं? पूछा है कि किस टाइप का है, तो यह शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ये एक प्रकार का एससीबी पीवाईक्यू है। और इसका पर्पस वगैरह तो पता ही है। और कहाँ पे खुलता है, तो वैसे जगह पे जो ग्रामीण है या तो सेमी अर्बन है, ठीक है। और पर्पस क्या है कि वित्तीय समायोजन, ठीक है। वित्तीय समायोजन बोलिए, समावेशिता बोलिए, यही पर्पस है इसका। उसके बाद देखिए, एक चीज लिख देते हैं, ऑब्जर्वर कौन होता है। ऑब्जर्वर आपको मिलेगा नाबार्ड। नाबार्ड से भी क्वेश्चन बीपीएससी बहुत बार पूछा है। उसके बाद देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड अभी बजट के अंदर क्या किया गया है। पहले इसके अंदर मिलता था 3 लाख रुपया, अब इस 3 लाख को बढ़ा दिया गया, 5 लाख रुपया कर दिया गया, ठीक। ये रुपया मत समझिएगा, लाख। 5 लाख रुपया मिलता है, ठीक। शुरू कब किया गया था? 1998 के अंदर। इस समय पूछा गया कि किसकी सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय लाया गया था। और किस चीज के लिए लाया गया था, तो प्री हार्वेस्टिंग यानी इनपुट्स वगैरह खरीदने के लिए, जैसे बीज हो गया, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब चीज के लिए। कि एग्रीकल्चर में पैसा लगता है, इसलिए। आर्थिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा राजकोषीय नीति की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, राजकोषीय नीति, ठीक है। तो सबसे अच्छा इसमें क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार के द्वारा कराधान यानी टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय और उधार का उपयोग करना, ठीक। ये गया राजकोषीय नीति। उसके बाद देखें, वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई लेके आता है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कौन लेके आता है? आरबीआई लेके आता है। बहुत सारा चीज, ये चीज होता क्या है कि आप गांव में कितना अच्छा बैंकिंग सेवाएं प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, लोग उसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, उस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, बोला क्वेश्चन कि केंद्रीय बजट 2025-26, ये क्या बोलते हैं इसको? एफएसआर, एफएसआई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स।
केंद्रीय बजट 2025-26 के हिसाब से क्या थीम था? तो विकसित भारत @ 2047। नहीं सर, इस बार का नहीं था, वो पहले इस बार था सबका विकास। क्या था? इस बार है सबका सबका विकास। विकास। हाँ, वो पहले था। फ्री का गलत हो जाता है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सबका विकास, ठीक है। और 4 को ग्रोथ का इंजन बताया गया होगा, ठीक है। 4 ग्रोथ के इंजन है, उसमें निर्यात होगा, आपको एमएसएमई होगा, एग्रीकल्चर होगा, एक और कौन सा है? निवेश। 4 इंजन है। उसके बाद देखिए, भारत में मुद्रा गुणांक को निम्नलिखित में किसके द्वारा परिभाषित किया गया? देखिए, मुद्रा गुणांक जो होता है, इसको डिफाइन किया जाता है, पहला बात कि व्यापक मुद्रा यानी ब्रॉडर मनी बटा रिजर्व मनी, ठीक है। यानी बताते हैं, ज्यादा डिटेल में तुमको अभी याद नहीं है, हम पढ़े थे एक टाइम पे, अभी तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखिए, ये जो व्यापक मुद्रा हुआ ना, ये बोलते हैं इसको M3, ठीक। और आरक्षित मुद्रा जो हुआ, आरक्षित मुद्रा, और नहीं ध्यान आ रहा है, क्वेश्चन पूछता भी ज्यादा नहीं है, ध्यान भी नहीं है मेरे। और देखिए, मनी मनी मल्टीप्लायर से मेरे को क्वेश्चन मिला नहीं है, तो हम आपको दोबारा बताएंगे भी नहीं अभी। मुद्रा गुणांक यानी मनी मल्टीप्लायर के बारे में अगर किसी को जानना होगा तो हम नोट्स भेज देंगे, वहां पे लिखा बहुत क्लियर क्लियर। उसमें कुछ इस प्रकार से होता है, M1, M2, M3, M4, ठीक है, यस सर। M5 भी होता है। तो इसमें C+ कहाँ कहाँ डिमांड डिपॉजिट होगा, आप कहाँ पैसा रखे होंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस में कहाँ सेविंग अकाउंट के अंदर, तो इस टाइप का चीज होता है। किसी को डिटेल चाहिए होगा बोलिएगा, हम अपने नोट से दे देंगे, समझा भी देंगे, लेकिन अभी मत उम्मीद करिए कि आपको समझा रहे हैं, हमको अपना कॉपी देखना होगा तब होगा। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, 1944 में जो गांधीवादी जो योजना है, वो नारायण अग्रवाल के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा होमवर्क के रूप में, कि एगो तो बॉम्बे प्लान पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और थोड़ा गांधीवादी प्लान के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, पीजे नायक जो समिति है, ये किस चीज से है? तो बैंक बैंक के अंदर प्रशासन सुधार पे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभी तक रिपीट हुआ वहां पे यूपीएससी के अंदर। आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, वो यहीं से ही ड्राइव होता है क्वेश्चन। और 3 साल लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा वहां से। उसके बाद देखिए, पीडीएस को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार जिस कीमत पर खाद्यान्न खरीदती है, उसको बोलते हैं खरीद मूल्य, ठीक। खरीद मूल्य कहते हैं, ठीक। यानी कटाई के बाद सरकार किसानों को फसल खरीद लेती है। एक होता है एमएसपी, तो एमएसपी बुआई के पहले होता है, ठीक है। बुआई के पहले घोषित होता है एमएसपी, ठीक। और सरकार कब करेगी? 2 बार करेगी, दो ही तो सीजन, 2 सीजन हुआ ना मेन, एक बार रबी का, वो खरीफ का, तो 2 बार घोषित करेगी, ठीक। उसके बाद देखिए, मंदी। मंदी क्या है? मंदी के लिए क्या कह रहे हैं? तो मंदी वैसे बहुत अच्छे से कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर 2 क्वार्टर का जो रिजल्ट है, वो उसके जो जीडीपी में अगर गिरावट देखा जाए, तो उसको बोलते हैं मंदी की स्थिति, ठीक है। मंदी को क्या बोलते हैं? रिसेशन। यस सर। जी सर। उसके बाद देखिए, योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद की अवधि है? तो तीसरे के बाद की अवधि है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। योजना अवकाश अगर थोड़ा और देखना चाहिए तो 1966 से लेकर 69 के बीच में, और कुछ नहीं देखा जाएगा इसमें। स्टार्टअप इंडिया, कौन सा इंडिया? स्टार्टअप इंडिया जो है, नवाचार और उद्यमता मंत्रालय, नवाचार उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2014 नहीं, इसका डेटो याद रखिएगा, 16 जनवरी 2016। और 16 जनवरी को मनाते हैं हम लोग स्टार्टअप डे। कौन मनाते हैं? डे ही सेलिब्रेट करते हैं, और डे तो बहुत बाद में घोषित किया गया है।
और लगातार 5 वित्तीय वर्ष तक, देखिए लगातार 5 नहीं, लगातार 3 वित्तीय वर्ष तक इनको टैक्स में छूट दिया जाएगा। वो भी एक कुछ रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद मिलता है। ठीक, तो ये गलत हो गया, ये आपका ये भी गलत ही हो गया। तो गलत क्या ना, सी नंबर। उसके बाद देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के अनुसार 2024 में भारत की वैश्विक रेमिटेंस का कितना परसेंटेज प्राप्त हुआ। देखिए हम लोग के पास रेमिटेंस जो है सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, क्या आता है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, और ये आता है कितना, 14.3% आता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा कि लगातार तीन तीन साल से तो लगातार क्या बोल रहे हैं कि हम ही लोग टॉप पे बने हुए हैं। ठीक है, और कौन कंट्री में आता है ज्यादा, तो इंडिया में आता है, इसके अलावा मैक्सिको के अंदर आता है, और चाइना में रेमिटेंस आता है। सोचिए चाइना में भी आता है। इसके बाद फिलीपींस में आता है, फिलीपींस, और उसके बाद लिखने क्या हमारी आवाज जा रही है? ये सर अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। हम बीच में हम समझ गया था कि नहीं आ रहा। कोई नहीं, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। चलिए ठीक है, हमको नहीं दिख रहा है लेकिन। नहीं सर अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? नहीं सर अभी तो नहीं दिख रहा है तो दिखेगा एक आध नहीं। मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, एक आध मिनट में दिखेगा, नहीं दिखेगा तो बोलिएगा। देखिए यस तो सर फिलीपींस हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक, हम्म, तो 14.3% हमारे पास रेमिटेंस आता है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हम्म, देखिए, बजट में घोषणा किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमता और प्रबंधन संस्थान NIFTEM घोषित होगा, और ये खुलेगा कहाँ, बिहार में खुलेगा। बिहार में। ठीक है, और ये किस इनिशिएटिव के तहत खुलेगा, तो पूर्वोदय मतलब पूर्वोत्तर, उत्तर की पूर्व का राज्य। उदय पहल। ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत खुलेगा। एंजल के नियम के अनुसार देखिए, एंजल के नियम का हिसाब एकदम आप समझिए, जैसे जैसे आपकी घरेलू आय बढ़ेगी, भोजन पर खर्च जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, घट जाएगा, और बाद बाकी जो दूसरे खर्चे होंगे वो बढ़ जाएगा। यही कहता है एंजल्स का नियम। और देखिएगा अपने घर में भी यही होता है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। कहाँ गया, भारत नेट, भारत नेट में। ठीक है, ये चीज कहाँ पे किया गया, भारत नेट के अंदर किया गया। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2011 में। ठीक है, कब शुरू हुआ, 2011 के अंदर अराउंड। भारत डिजिटल, डिजिटल भारत भी है। इसके अलावा PM वाणी, ये क्या है, पब्लिकली आपको वाईफाई प्रोवाइड करवाएगा। इसके लिए जो शॉपकीपर होंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा, और आप पब्लिकली यूज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उन्नति, तो उन्नति क्या है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ठीक है, किसके लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर है। उसके बाद देखिए, भारत में प्रत्यक्ष करों के नीति निर्माण में, प्रत्यक्ष करों के नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष कर है तो CBDT रिस्पॉन्सिबल है, और कोई नहीं। और ये इनकम टैक्स के अंदर काम करता है। उसके बाद आइए अगला, बजट 2025-26 में MSME के बारे में। पहला बात समझिए कि आपको क्या याद रखना है, लिख लीजिए, डिफिनीशन याद करना है। ठीक, क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 कैटेगरी है, MSME। इसके लिए ना जो कैपिटल है, ठीक है, ये 2.5 CR रखा गया है। इसके लिए जो है आपका कैपिटल रखा गया है कितना, 2.5 हो गया ना, तो इसके लिए आपका रखा जाएगा 25 करोड़। 25, 25 करोड़। ठीक है, S हो गया 25 करोड़, और EM हो गया, इसका हो गया 125 करोड़। ठीक, क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर वही बोलते तो 125। अच्छा, कैपिटल हो गया आपका 2.5, 25 और 125, और इसका ना सब में 4 का मल्टीपल कर दीजिए। ठीक, और वही आपका होगा टर्नओवर। ठीक, इसका करिएगा तो 10, इसका करिएगा तो 100, और इसका करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। अच्छा 500 होगा, 1000 कैसे हो जाएगा?
ठीक, इतना ही है। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, कैपिटल कितना, टर्नओवर कितना। तो यस ये सर। स्टेटमेंट सारा सर गलत है, 5 करोड़ नहीं, 50 नहीं, 150 नहीं। हम्म, और 25-26 में एमएसएमई को विकास के इंजन में माना गया, तो माना गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म, 4 इंजन है, कृषि हो यस गया, एमएसएमई हो गया, निवेश हो गया, निर्यात हो गया। सर। इसी के बारे में तो बात हम लोग करते हैं। तेंदुलकर साहब आ गए गरीबी के लिए। तेंदुलकर फार्मूला जो है गरीबी के स्तर का अनुमान करता है। इनका भी डाटा याद रखिएगा, हमको भी नहीं याद है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन 17 में पूछा है क्या? नहीं पूछा है तो इस बार पूछ लेगा। अभी नहीं पूछा है इसको, लेकिन पूछेगा इस बार। बिहार में 2 ठो एसीजेड एस्टेब्लिश किया जा रहा है। एक होता है आपको बक्सर में, बक्सर के बक्सर अंदर एक जगह है नाबानगर। नाबानगर, हम्म, ठीक है। हम्म, और पश्चिम चंपारण के अंदर एक जगह है कुमारबाग, कुमारबाग। ठीक है। यहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है एसीजेड। एसीजेड जो एक्ट है ना, वो कब का है? तो 2005 का है। बट ये इम्प्लीमेंट कब से है, लागू कब से हो रहा है? तो अगले साल यानी 2006 से लागू हो रहा है, ठीक। हम्म, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की निर्यात वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो प्राथमिक कारक है, क्या कारक है? प्राथमिक जो कारक है निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? निर्यात वृद्धि के लिए एक होते जीवा सेवा, हम लोग और किस में निर्यात करेंगे? कुछ नहीं, नहीं। हम्म, हमारे पास यही बहुत अच्छा है। यही तो दिक्कत हो गया देश में, ठीक। अगर मानिए ना, इंडिया के लेवल पे कंट्रीब्यूशन अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट 50, तो कितना परसेंट का, अगर बिहार के लेवल पे देखिएगा तो 58.9%। ये बिहार करिए, इंडिया नहीं। इतने लोग जो है सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। इंडिया के लेवल पे अगर आप देखिएगा तो लास्ट ईयर के तुलना में 13.7% का इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है, ठीक है। ये किस चीज में? सर्विस सेक्टर। परसेंटेज वाइज इंक्रीज परसेंट। है पिछले साल की तुलना में, ठीक। यस और सर। क्या देखिएगा? एंजल टैक्स के बारे में देखिए, एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। तो एंजल टैक्स के बारे में देखिए, यह गैर सूचीबद्ध कंपनी जो नॉन लिस्टेड कंपनी है उनके द्वारा शेयर के निर्गम के माध्यम से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाला कर है, जहां शेयर की कीमत उचित बाजार मूल्य से अधिक मानी जाती है। कैसे इसको समझाएं हम? देखिए, वैसी कंपनी जो गैर सूचीबद्ध कहने का मतलब मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, यानी जिनका आईपीओ नहीं आया है, ठीक है। तो उसके द्वारा जो कैपिटल जुटाया गया है, मतलब कंपनी बढ़ाने के लिए तो कैपिटल चाहिए ना, तो जुटाया गया है, तो वहां पर शेयर की कीमत उचित बाजार मूल्य से अधिक मानी जाती है, वहां पे लागू होता है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स शब्द का आधिकारिक तौर पर आयकर अधिनियम 1961 में प्रयोग किया गया है। यह कर स्टार्टअप में निवेश के माध्यम से धन शोधन, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग है, और धन की राउंड ट्रिपिंग को रोकने के लिए पेश किया गया था, ठीक है। इसी के लिए हुआ था। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप लोग को पता होगा। इसके अलावा ये केवल भारतीय स्टार्टअप नहीं, केवल भारतीय स्टार्टअप में गैर निवासी, देखिए सिर्फ गैर निवासी के लिए नहीं, जो निवासी होगा वो भी निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर भी लागू होगा। यानी स्टार्टअप में निवासी हो, यानी इंडियन और इंडिया का हो या बाहर का हो, ठीक है, उस पर दोनों ही प्रकार का जो इन्वेस्टर है उन पर भी लागू होता है। आपसे पूछा क्या है? सही, सही मतलब सही। 1 2 3, एंजल टैक्स हटा दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन बनने का चांस होगा। भारत में कौन सा जो है पूंजीगत व्यय है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है? देखिए, अगर आप कच्चे माल का खरीद कर रहे हैं, ठीक है, कच्चे माल का खरीद कर रहे थे, क्या हुआ? ये एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक। एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन कैसा एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू। इससे कोई कैपिटल थोड़ी बन रहा है। मजदूरी का भुगतान हो गया, ये क्या है? एक्सपेंडिचर है, लेकिन रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर, इससे कोई कैपिटल थोड़ी बन रहा है। मशीनरी का खरीद कर रहे तो मशीन से आप बिजनेस लगाइएगा, तो आप कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। किराया भुगतान ही कर रहे तो उससे होगा क्या? तो कुछ रेवेन्यू। पूंजी थोड़ी बन रहा है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। 2026 25-26 में भारत के लिए अनुमानित जो जीडीपी है वो कितना है? तो 6.3 से लेकर 6.8% रखा गया है टारगेट, ठीक।
उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में देखिए। ऑब्जेक्टिव है कि 1 करोड़ घर को टारगेट करना है, वहां पे जो आपका रूफ है वहीं पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित करके प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, ठीक है, 300 यूनिट तक। इसमें भी कंडीशन है कि 1-2 kWh तक ना, यानी 2 किलोवाट तक आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, मतलब आपको लोन वगैरह इजीली मिल जाएगा। 5 किलोवाट के लिए आपको कोलेट्रल जमा करना पड़ेगा, ठीक। और ये घर लिखा है, कोई भी इंडस्ट्रियल पर्पसेस का यूज नहीं होगा, ये भी बात समझिए। और इसके लिए 75,021 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, 2026-27 तक लागू किया जाएगा, ठीक। दोनों बात ठीक है। उसके बाद देखिए, अब खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है तो देख लीजिए इसे। इसमें क्या क्या खरीफ में हो जाएगा, आपका चावल मेन आएगा, मूंगफली आ जाएगा, ठीक है, मूंगफली हो जाना चाहिए। और क्या, बाजरा किस में आएगा, बाजरा भी तो खरीफ में आता है, ठीक। बाजरा ये सब इसके खरीफ में अलावा है। कपास, कपास भी आपका खरीफ में आएगा। सरसों रबी का फसल है, ठंडा ठंडा मौसम, ठीक। तो 2 देखिए, 3 देखिए और 7 देखिए, ठीक। उसके बाद देखिए आगे, ये ना लिस्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा, खरीफ में कौन आएगा। जो याद है, जो पता है वो तो पता ही है, जो नहीं पता वो याद ही कर लेगा। खरीफ हो गया, रबी हो गया, और जायद होगा। पूछा था जायद लास्ट टाइम, हम पता नहीं कैसे एग्जाम में गलत करके आए थे वो जायद वाला। हम बाद में आके देखे, अरे ये किससे गलती हो गया, जो कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। इजी क्वेश्चन में और ज्यादा चांस हो जाता गलती होने का। गलती होने का। पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार वर्तमान में कितने परसेंट भारतीय कृषि क्षेत्र में संलग्न है, तो ये आपको मिलेंगे कितने, 46.1%। और लास्ट ईयर से ये इंक्रीमेंट ही दिखा रहा है, ठीक है, पिछले से इंक्रीमेंट है। और पीएलएफएस का डाटा आप याद करिए, जाके देखिए, वहां पूछा है पीएलएफएस के अनुसार महिला कार्यबल कितनी परसेंटेज है, 70th बीपीएससी का क्वेश्चन। लिखे तो कौन सा कर अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ लगता है। हम लोग जब इकोनॉमी का डिस्कशन कर रहे थे तो ये बात हम कहे थे आपको कि जीएसटी है, ठीक है। तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा ये प्रतिगामी यानी रेसिप्रोकल भी टैक्स हुआ। क्यों, क्योंकि अमीर भी अगर शॉप खरीद रहा है तो भी उसको जीएसटी उतना ही देना होगा जितना कोई एक रिक्शा वाला खरीद रहा है। तो रिक्शा वाले का इनकम सोर्स क्या है, कम है, तो उसको ज्यादा लगता होगा, और अमीर आदमी को कुछ नहीं पता चलता होगा। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में। प्रगतिशील टैक्स आपका इनकम टैक्स का एग्जाम्पल हो गया, अनुपातिक कर भी इनकम टैक्स का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए, आपसे पूछा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन या हेड लिखिए ना। देखिए, आपका सर है, आपके सर में ही सारा बात है, चाहे आपको पढ़ाई करना चाहे आपको खाना खाना है, तो दिमाग ही मैसेज देगा। तो इसके अंतर्गत हर चीज को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, कुल। उसके बाद मुख्य है, मुख्य में वैसे चीज को कैलकुलेट किया जाएगा जो परसिएबल नहीं होना चाहिए, यानी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाद्य जो पदार्थ है वो खराब होगा। और ऊर्जा, ऊर्जा मतलब जैसे पेट्रोल वेट्रोल वाले का है तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और बचा लालच, तो निगम द्वारा यानी जो कंपनी है उसके मुद्रास्फीति का शोषण कहलाता है लालच मुद्रास्फीति। कितने सुमेलित है, तो कोई भी नहीं। ये याद रहेगा हेडलाइन इन्फ्लेशन सर, हमको याद करने में बहुत दिक्कत आता था। हम यही सोचे सर में तो सब कुछ रहता है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया, इसके अंदर सब कुछ आएगा। कौन सा शब्द प्राथमिक घाटे का सही वर्णन करता है, बताइए। पी हम लोग पहले बात किए हैं इसके बारे में, प्राथमिक घाटा। तो पिछले उधार पर ब्याज भुगतान को हटा दीजिए और आज उसके घाटा निकाल लीजिए, यही पीडी होता है। आपके लिए सुविधा के लिए लिख देते हैं कि पीडी बराबर क्या हो गया, आरडी माइनस में क्या, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट। हाई पावर्ड, हाई, हाँ हाई लिखा हुआ है। जो हाई पावर्ड मनी है इसका क्या मतलब होता है,
तो हाई पावर्ड मनी वैसा मनी होता है जो हम लोग कमर्शियल बैंक के पास कैश के रूप में, साथ साथ जनता द्वारा रखे गए जो नोट और सिक्के सब कुछ कवर्ड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हाई पावर्ड मनी। और ये नए वाले सिस्टम के हिसाब से M0 कहलाता है, ठीक है। नोट्स भेज देंगे अगर किसी को समझना है ये चीज तो। यस सर। 82 नंबर देखिए, आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य भारत नहीं है। देखिए IBRD और IDA ये दोनों मिलके बनता है वर्ल्ड बैंक, यही दोनों है जो मिलके बनाता है वर्ल्ड बैंक। और बाद बाकी सब वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। तो भारत इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन भारत इसमें नहीं है, ठीक। तो आपसे पूछेगा क्या, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद बोला है कि प्रत्यक्ष FDI में सुधार की सिफारिश करने और इसकी परिभाषा को तर्कसंगत बनाने के लिए किस समिति की सिफारिश की गई थी। तो मायाराम कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि FDI में सुधार की सिफारिश किया जाए और इसकी परिभाषा को तर्कसंगत बनाया जाए, ठीक। केलकर समिति टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। बीमल जलान समिति बैंकिंग बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। बीमल जलान बता रहे हैं नचिकेता मोर, बीमल जलान। एक बार देखिएगा तो जो UPI का कॉन्सेप्ट लेके आया था वो कौन लेके आया था, उसे तो बीमल जलान RBI के गवर्नर भी रह चुका है। कि मेरा आवाज हम ही को क्यों रिपीट कर रहा है। चलिए आगे। मेरा आवाज हम ही को रिपीट कर रहा है। वेट वेट। اهتماما شخصيا بتفاصيل كل مرحلة. देखिए मायाराम कमेटी हो गया, FDM जो मेरा ही आवाज हमको क्यों आ रहा है। एटी 83 नंबर देखिए, FDI में सुधार के लिए किनका आवाज है, किस साइड से आवाज आ रहा है। FDI में सुधार के लिए मायाराम कमेटी बनाई गई। ये कैसे हो रहा, मेरा आवाज मेरे को क्यों आ रहा है। यस सर, और ऐसा लग रहा है जैसे पीछे टीवी भी चल रहा है इस टाइप में। हाँ वही तो हमको भी समझ नहीं आ रही, आवाज आ कहाँ से रहा है। हेलो 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 हेलो, मेरा आवाज हमको क्यों आ रहा है। वेट करिएगा एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें तो इधर।